मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको कुछ कंडीशंस बता देते हैं। टोटल यहाँ 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। अगर आपके 8 से 10 के बीच में सही हो रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके 6 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके 4 से 6 के बीच में सही हो रहे हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 40% से कुछ नहीं होने वाला है। आपको 60 से 80 या फिर 80 से 100% पूरा लाना है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अच्छे नंबर पेपर में ला सकते हो। और आप टेस्ट से जुड़े रहोगे तो आपके नंबर सुधार दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, उनके साथ साथ उनको पूरे डिटेल से आपको समझाया भी जाएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। सोचिए। चलिए आपको बताते हैं, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, हैजा रोग। हैजा रोग कैसे होता है? दूषित जल पीने की वजह से बॉडी में बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हैजा को ही बोलते हैं कालरा, याद रखिएगा। हमें उल्टी और दस्त होना शुरू हो जाता है। जब उल्टी दस्त शुरू होता है तो बॉडी से ढेर सारा पानी बाहर आ जाता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इससे इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इसे कालरा और हैजा, कालरा शब्द अंग्रेजी है, हैजा हिंदी में बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही है। हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, मधुमेह। दरअसल बॉडी में जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, दरअसल हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथ आमाशय के बगल में होता है। तो अग्नाशय ग्रंथ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जाकर रक्त में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको निकालकर यकृत में इकट्ठा कर देता है। अब अगर कभी इंसुलिन हार्मोन ना निकले तो क्या होगा, रक्त में जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा रहता है वो उसी में बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हमें डायबिटीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं मधुमेह रोग। तो ये इंसुलिन की वजह से होता है। तीसरा ये जो दिया चेचक। चेचक क्या है? हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया संक्रमण की वजह से छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और इन दानों में एक लिक्विड भरा रहता है, जिससे जब ये दाने फूट जाते हैं तो त्वचा पर दाग हो जाता है। इसलिए ये चेचक रोग भी है, जल जनित नहीं है। और अगला है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? ये प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है जो मच्छरों के द्वारा संक्रमण से फैलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी जो है मलेरिया के लिए है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य में दोबारा आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो दांत दोबारा आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12, 20, 32, 22। सोचिए कितने दांत मनुष्य में दोबारा आते हैं। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 20 दांत, 20। 20 दांत मनुष्य में दोबारा आते हैं। दरअसल मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 32 दांतों में 20 दांत दोबारा आते हैं, बाकी 12 दांत एक ही बार आते हैं। मतलब वो 12 दांत अगर एक बार टूट गए दोबारा नहीं आएंगे। और जो 20 दांत होते हैं इन्हीं को बोला जाता है दूध के दांत। एक बार टूट जाते हैं दोबारा भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। दरअसल दांतों के बारे में अगर अध्ययन करें तो दांतों के जो दंत सूत्र है वो है 4, 2, 4, 6। आप पढ़े होंगे। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक 4 होते हैं। एक जबड़े की बात हो रही है, 2 जबड़े होते हैं। तो ऊपर देखो 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 6, 16। ऊपर 16 और नीचे 16, 32 दांत होते हैं टोटल। तो ऊपरी जबड़े के या निचले जबड़े का किसी एक जबड़े का ले लीजिए। तो 4 कृंतक होते हैं, 2 रदनक होते हैं, और उसके बाद 4 अग्रचवर्णक होते हैं और 6 चवर्णक होते हैं। थोड़ा इनको देख लीजिए, हम बता देते हैं। ये जो आगे के जो दांत काटने वाले होते हैं, ऐसे देखो आगे जो एकदम जस्ट सामने होते हैं, ये 4 दांत कृंतक होते हैं। और इन्हीं के बगल में 2 दांत ऐसे नुकीले होते हैं। ध्यान से देखिए, आप चिड़ने फाड़ने का काम करते हो इनसे, ऐसे नुकीले होते हैं। ये इनको बोलते हैं रदनक। रदनक क्या करते हैं? चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। कृंतक क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। और चवर्णक और अग्रचवर्णक क्या करते हैं? वो चबाने का काम करते हैं। यहाँ ये भी बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था, फिर भी समझ लेते हैं उसको। हाथी के जो दांत निकले हुए होते हैं, हाथी के भी दांत निकले होते हैं, आप जानते हो। ये जो हाथी के दांत होते हैं, ये कौन से दांत होते हैं? कृंतक होते हैं, एक रदनक होते हैं, एक चवर्णक होते हैं, एक अग्रचवर्णक होते हैं। अगर आप वीडियो पिछला वाला अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये हाथी का जो दांत निकला होता है कौन सा होता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाथी का जो दांत निकला होता है कौन सा होता है, कृंतक होता है कि रदनक होता है, चवर्णक होता है, अग्रचवर्णक होता है। चलिए यहाँ पर हम जो बता रहे थे, यहाँ पर आंसर बी सही है। 20 दांत मनुष्य के दोबारा आते हैं। 20 दांत ही दूध के दांत बोले जाते हैं।
याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आए कितने दांत दोबारा आते हैं 20, ऐसे आए कितने दांत एक ही बार आते हैं, तो आंसर आपको 12 होगा। दोनों आंसर यहाँ पर ऑप्शन हैं, तो आपको क्या लगाना है आपको खुद सोचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ खेलने का लिख दिया गया है, ये है खिलने। खिलना, फूल पुष्प जो खिलते हैं, खिलने का कारण क्या है? कुरुंजी पुष्प के 20 वर्ष में खिलने, 12 वर्ष में खिलने का कारण क्या है? प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव, उपयुक्त सभी। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, फ्लोरिजन स्राव। दरअसल एक स्राव होता है, जैसे कि आप देखोगे फीमेल में एक पीरियड्स चलता है, पीरियड के दौरान अगर उस समय गर्भधारण किया जाए तो बच्चे का जन्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसे ही फ्लोरिजन स्राव पुष्पों में हर फसल में होता है, और उस दौरान उनमें अगर परागण होता है तो उनके पुष्प और फल दोनों बनने के चांसेस दोनों बढ़ जाते हैं। तो इनमें जो स्राव होता है ये 12 वर्ष में होता है। तो जब इनका चक्र आता है 12 वर्ष बाद, तब जाके इनमें पुष्प खिलता है। अब आपको पता होगा कुरुंजी पुष्प कहाँ होते हैं, तो ये भी आपको बता दें, कुरुंजी पुष्प बड़े इंपॉर्टेंट पुष्प हैं। ये होते हैं नीलगिरी पर्वत, आप नाम सुने होंगे, तमिलनाडु में है। तो नीलगिरी पर्वत को जो, दरअसल ये कुरुंजी पुष्प नीले रंग के होते हैं, और ये नीलगिरी पर्वत पर ही पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर पूरा पर्वत नीला दिखता है, इसलिए उसे नीलगिरी पर्वत कहा जाता है। दूसरी बात, 2006 में पिछली बार कुरुंजी पुष्प वहाँ पर खिले थे, और इस बार उसके बाद 2018 में खिले हैं। अब 2018 के बाद 12 साल बाद, मतलब 2030 में खिलेंगे। तो 2018 में खिले थे तो 19 तक दिख रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में खिलने का कारण क्या है? खिलना है, ये याद रखिएगा। फ्लोरिजन स्राव है, एक प्रकार का हार्मोन स्राव होता है जिसकी वजह से ये खिलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सोचिए। बांस, धान, मनी प्लांट, टीक। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए सही है, बांस। दरअसल बांस की कई 250-300 प्रजातियां, लगभग हजारों प्रजातियां मिलती हैं पूरे विश्व में, और इनमें कुछ प्रजातियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। जानते हैं कितना तेजी से? कुछ प्रजातियां तो 24 घंटे में 121 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर समझते हैं, 1 मीटर से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। 1 मीटर से ज्यादा बढ़ जाती हैं केवल 24 घंटे में। बांस विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। दूसरी बात, बांस को झाड़ी में शामिल किया गया है। तीसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि बांस में पुष्प नहीं लगते, तो बांस में पुष्प और फल दोनों लगते हैं। और बांस का जो फल होता है वो, आप जानते हो, फल दो होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिनके बीज में 2 भाग हो सके। जैसे आप आम का बीज लो, उसको में तोड़ो तो 2 भाग हो सकते हैं। मूंगफली को भी 2 भाग में तोड़ सकते हो, दालों को आप 2 भागों में तोड़ सकते हो। लेकिन जैसे आप गेहूं को, चावल को तोड़ो तो 2 भाग में नहीं टूटेंगे, अलग अलग। तो वो एक बीजपत्री है। बांस किस में आता है? बांस आता है एक बीजपत्री में, याद रखिएगा। आवृत बीजी है और एक बीजपत्री में आता है। इसमें पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। दरअसल बात यह है कि बांस का जो एक पौधा होता है, उसमें पुष्प और फल लगने की जो अवधि होती है वो 80 से 120 साल के बीच में होती है। अब ये 80 से 120 साल कोई बांस कोई रखता ही नहीं, आदमी ही नहीं जिंदा रह पाते तो रखेंगे क्या? वो इसके बीच में ही बांस 4 साल, 10 साल, 20 साल का हुआ तभी काट लिया जाता है। अगर आप बड़े जंगलों में जाओगे, अफ्रीका के जंगलों में जाओगे, अमेजन के जंगलों में जाओगे, तो वहाँ जो बांस है, बहुत पुराने पुराने जंगल हैं, वहाँ पर जो बांस है बड़े पुराने पुराने हैं। और उन बांसों को जब आप निकाल के देखोगे ना, तो उन बांसों में आपको फल भी मिल जाएंगे, फूल भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत 150-150 साल पुराने बांस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बांस में फल और फूल दोनों लगते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि बांस एक बीजपत्री पौधा है। कई चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छे से समझे रहेंगे तो भविष्य में बहुत काम देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जीन कहाँ पर होते हैं? जीन कहाँ पर होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम पर, कोशिका कला पर। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। जीन जो हैं वो गुणसूत्रों पर होते हैं। गुणसूत्र, एक चीज समझिएगा, ये हमारी बॉडी की कोशिका होती है, कोशिका, और ये होता है केंद्रक। अब केंद्रक, ये अंदर वाले भाग को केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक जिस झिल्ली से ढका होता है इसे बोलते हैं केंद्रीय झिल्ली, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं यहाँ पर कोशिका कला। तीसरी बात, इसी में पाया जाता है ऐसे छोटे से आकार में, इसे बोलते हैं लाइसोसोम।
लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। दरअसल लाइसोसोम में ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर लाइसोसोम फट गया तो वो केमिकल पूरे कोशिका में फैल जाएंगे और पूरी कोशिका को खत्म कर देंगे। मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली है। मतलब लाइसोसोम चाहे तो कोशिका को खत्म कर सकता है, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। और यही एक चीज और है, आप राइबोसोम का भी नाम सुने होंगे। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम को कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में प्रोटीन इकट्ठा होता है और बनता रहता है। तो जो ये गुणसूत्र है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि गुणसूत्र, जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्र में। अब जैसे ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जैसी धागे जो संरचना होती है, यही 23 जोड़े में टूटता है। 23 जोड़ा टूटता है, मतलब 46 गुणसूत्र बनते हैं। और हर गुणसूत्र पर यही गुणसूत्र होते हैं। तो कहाँ होते हैं? इसी केंद्रक के अंदर होते हैं। तो ये जो 46 गुणसूत्र बनता है, इन्हीं गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? जीन होते हैं। इन्हीं पे गुणसूत्रों पर छोटे छोटे जीन होते हैं, ये चिपके होते हैं। इन्हीं जीनों पर होते हैं क्या? डीएनए और आरएनए, जो अनुवांशिक संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपको हम फिर से एक बार बता देते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन बोलते हैं। इस धागे को ये 23 जोड़े में टूटता है। और ये 23 जोड़े जो होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों पर छोटे छोटे बिंदु जैसी संरचनाएं मिलती हैं, वही होते हैं जीन। उन्हीं जीनों के अंदर पाया जाता है डीएनए और आरएनए। तो आपसे केवल जीन तक ही पूछा गया, तो जीन कहाँ मिलते हैं? जीन कहाँ पर होते हैं? तो गुणसूत्रों पर होते हैं। ऑप्शन बी सही था। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जल्दी मैं समझाता हूँ। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी बहुत कुछ समझ जाओगे। और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो हमेशा काम देगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? बड़ा सस्ता क्वेश्चन है। दंत क्षय, कभी कभी आप देखते हो कुछ लोगों को दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। बच्चों के नहीं, बड़ों की बात हो रही है। तो उसका कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, दूषित पानी, बैक्टीरियल संक्रमण, वंशानुगत कारण, मतलब अनुवांशिक लक्षण। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही है। बैक्टीरियल संक्रमण, बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से यहाँ पर कैविटी बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, और दांत का जो एनेमल है वो कमजोर हो जाता है और वो टूटने लगता है। और दांत का जब एनेमल, जानते हो शरीर का सबसे कठोर हिस्सा मनुष्य का जबड़ा होता है, और अगर अंदर जाए तो दांतों का एनेमल होता है। दांतों का एनेमल क्या होता है? जैसे आप एक मिनट देख लीजिए, जैसे ये दांत होता है, दांत का जो ये ऊपरी परत है, यही है दांतों का एनेमल, बड़ा कठोर होता है। लेकिन ये बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से कमजोर होकर टूटने लगता है। टूटेगा तो अंदर वाला पार्ट बड़ा कमजोर होता है, तो ये दर्द करने लगता है। तो यही बोला जाता है कि दंत क्षय हो रहा है, दंत टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इटाई रोग के बारे में कहाँ पता चला था? सबसे पहले इटाई रोग के बारे में कहाँ पता चला था? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इटाई रोग के बारे में सबसे पहले जापान में पता चला था। जापान में कैडमियम की अधिकता की वजह से कुछ लोगों की बॉडी में कैडमियम की अधिकता हो गई थी। कैडमियम की अधिकता से ही इटाई रोग होता है। पहले ये तो जानते रहिएगा आप कि कैडमियम धातु की अधिकता से बॉडी में इटाई रोग हो जाता है। दूसरी बात, जापान में कुछ लोगों के अंदर कैडमियम की अधिकता हो गई थी, जिसकी वजह से उनके बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द तेजी से होने लगा, और ये दर्द असहनीय हो रहा था। तो ऐसे दर्द जो किसी धातु की वजह से होते हैं, उस दर्द को जापानी भाषा में क्या बोला गया? इटाई। तो तभी से ये प्रचलित हो गया। तो हमारे यहाँ भी अब हर जगह ही इसे इटाई बोलते हैं। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इटाई रोग के बारे में सबसे पहले पता कहाँ चला था? तो ऑप्शन सी होगा, जापान में। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इटाई रोग किससे होता है? तो शरीर में कैडमियम धातु की अधिकता की वजह से इटाई रोग होता है। तो ऑप्शन सी सही था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, एक और आप सुने होंगे, मिनी माता रोग। ये भी जापान से ही पता चला था। दरअसल जापान में मिनी माता की खाड़ी में कुछ मछलियों ने पारा खा लिया था, और पारा खाने की वजह से वो मछलियां जब वहाँ के मनुष्यों ने खाया तो उनके शरीर में पारे की अधिकता हो गई, और पारा आ जाने से उनके बॉडी में बीमारियां फैलने लगी। और ये जो बीमारी फैली, इस बीमारी को बोला गया, दरअसल वो जो मछलियां थी वो मिनी माता की खाड़ी में थी। तो वहाँ की मछलियाँ पारा खाने से दूषित हो गई, और उसको खाने से मनुष्य बीमार हो गए। अतः वो जो रोग फैला उसे बोला गया मिनी माता रोग। और नाम किसका दिया गया? कि किसकी अधिकता से? पारे की अधिकता से। पारे की अधिकता से मिनी माता रोग, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोनों ही जापान से है, याद रखिएगा। पारा वाला भी और कैडमियम वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पहला सफल क्लोन किसका बना था?
पहली बार जो सफलतापूर्वक क्लोनिंग की गई थी यह किस किस पर की गई थी? बंदर पर, गाय पर, भैंस पर, भेड़ पर? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। पहला जो सफल क्लोन बनाया गया था वो भेड़ पर बनाया गया था। चलिए आपको बताते हैं क्लोनिंग किसे कहते हैं। क्लोनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी की कोशिका, जैसे मान लीजिए राम है, राम की बॉडी से, उसके बाल से, उसके शरीर के किसी हिस्से से एक कोशिका निकालेंगे। कोशिका के अंदर अभी आपको बताए थे केंद्रक होता है। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं तो इस केंद्रक को ही निकाल लेंगे और किसी भी मादा के अंडाणु में उसके अंडाणु का केंद्रक निकाल कर इस केंद्रक को उसमें प्रवेश करा देंगे। जब इस केंद्रक को इसमें प्रवेश कराएंगे ना, तो अब यहाँ पर जो बच्चा जन्म लेगा हूबहू इसी के जैसा होगा जिसका केंद्रक हमने प्रवेश कराया है। तो ये होती है क्लोनिंग। तो इसी विधि को अपनाकर एक भेड़ का जन्म कराया गया था। दरअसल इस क्लोनिंग को इसलिए करते हैं ताकि जो बच्चा आएगा उसमें जितने भी गुण होंगे उसके गुण उसके जिसका क्लोन बनाया गया उससे मैच करते रहेंगे। अब जैसे अमिताभ बच्चन का क्लोन बनाना हो तो उनकी कोशिका से क्लोन बनाया जाएगा, तो जो बच्चा आएगा एकदम अमिताभ बच्चन जैसा ही दिखेगा। तो वही बात यहाँ पर ये किया जा रहा है कि क्लोनिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला सफल क्लोन किसका बनाया गया था? पहला सफल क्लोन किसका बनाया गया था? बंदर, गाय, भैंस, भेड़? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी सही है, भेड़ का। पहला जो सफल क्लोन बनाया गया था वो भेड़ का बनाया गया था। दरअसल क्लोनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। ये जैसे मान लीजिए यह एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है। अब ये मान लीजिए किसी मनुष्य की कोशिका है, मान लो ये एक आदमी की कोशिका है। इस की कोशिका में अब केंद्रक तो होगा, सिंपल सी बात है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होंगे, आप जानते हो। अब इसका क्या करें, इसका केंद्रक हम निकाल लें और किसी महिला के अंडाणु का जो केंद्रक है उसको निकाल कर ये केंद्रक वहाँ डाल दें। तो अब उसके बाद इसको निषेचन करवाएंगे तो ये जो बच्चा पैदा होगा हूबहू इससे मिलता होगा, मतलब एकदम इसके जैसा होगा। तो किसी आदमी के जैसा ही नया आदमी पैदा कर देना ही क्लोनिंग होता है। तो हालांकि मनुष्य जात पे क्लोनिंग पर रोक लगी है, नहीं तो इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन पशुओं पे क्लोनिंग की गई क्योंकि कुछ दुधारू पशु होते हैं तो उनके जैसा पशु और आ जाए तो दूध की मात्रा बढ़ सकती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है, मांस की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए जानवरों पर क्लोनिंग माना जाता है, मतलब अलाउ है। तो पहली बार जो क्लोनिंग की गई थी, सफल क्लोनिंग, वो हुई थी भेड़ पर। आप नाम सुने होंगे इवान विल्मट। इवान विल्मट ने 1996 में एक सफल क्लोनिंग की थी। उन्होंने भेड़ पर, डॉली नामक भेड़ पर सफल क्लोनिंग की थी और वो भेड़ जिंदा भी थी और 3 बच्चों को जन्म भी दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सफल क्लोनिंग किसकी हुई थी? भेड़ पर। लेकिन इसके पहले भी एक क्लोनिंग हुई थी 1952 के आसपास, वो हुई थी मेढक पर, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए, कभी अगर पूछ ले ऑप्शन में भेड़ ना रहे तो आपको मेढक पे आंसर लगाना पड़ेगा। मेढक पे भी क्लोनिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो क्लोनिंग आंसर है वो भेड़ पर हुई थी। क्लोनिंग मतलब हूबहू वैसा ही एक नया जीव पैदा कर देना। तो पहला सफल क्लोनिंग इवान विल्मट ने 1996 में कहाँ किया था, किस पर किया था? भेड़ पर किया था। तो ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? ऑप्शन ए कंगारू, मोनोट्रीम, चमगादड़, खरगोश? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मोनोट्रीम। दोस्तों मोनोट्रीम के अंतर्गत ऐसे जीव रखते, पहले समझिए अंडज स्तनी क्या होते हैं। अंडज स्तनी मतलब ऐसे जीव जो अंडे दें और वो क्या करें, उनको दूध भी पिलाएं। अभी तक आप क्या जानते हो? अभी तक आप ये जानते हो या तो जीव अंडे देते हैं या तो दूध पिलाते हैं, मतलब बच्चे देते हैं। मतलब जो अंडे देते हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, ये तो आप जानते हो। और जो बच्चे देते हैं वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे भी देते हैं, उसके बाद उनको दूध भी पिलाते हैं। बहुत कम देखते होंगे आप कि जो अंडे दें और दूध भी पिलाएं। तो यहाँ पर मोनोट्रीम के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अंडे देंगे, वो क्या करेंगे, जो उनका बच्चा आएगा वो अंडे के रूप में आएगा। उसके बाद जब वो अंडे से बाहर आएगा तब उसको वो दूध भी पिलाएंगे। और वैसे क्या होते हैं, जीव 2 ही प्रकार के होते हैं, या फिर अंडज होते हैं या फिर स्तनी होते हैं। अंडे जो देते हैं वो दूध नहीं पिलाते, जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं वो दूध पिलाते हैं। लेकिन मोनोट्रीम के अंतर्गत वो जीव होते हैं जो दूध भी देते हैं, अंडे भी देते हैं और उनको दूध भी पिलाते हैं। तो मोनोट्रीम के अंतर्गत कौन से जीव रखे गए हैं? जैसे एकिडना, आप नाम सुने होंगे, एकिडना, और आप एक नाम सुनेंगे प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस ये ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं और जब अंडे से बच्चा बाहर आता है तो उसे दूध भी पिलाते हैं। खासकर ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो इनको मोनोट्रीम प्रजाति के अंतर्गत रखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर किस जानवर से लिया गया है? ब्लड में RH फैक्टर मिलता है, किस जानवर से लिया गया? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रेसोफिला, गोरिल्ला? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। RH फैक्टर लिया गया है बंदर से। दरअसल
लैंड स्टीनर का नाम आप सुने होंगे, कार्ल लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने क्या बताया था? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए बी सी, ए बी, ए बी, ए अलग, बी अलग और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। दरअसल इनमें प्रोटीन मिलता है, ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन, इन्हीं के आधार पर इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लेकिन आप ये चीज़ जानते रहिएगा, बाद में उन्होंने एक खोज और किया था कि ए माइनस, आप सुने होंगे किसी का ब्लड ग्रुप ए माइनस ए नेगेटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव होती है। ये जो आता है, ये आता है RH फैक्टर की वजह से। उन्होंने बंदर में एक RH नामक प्रोटीन की खोज की थी, रिसस नामक बंदर में एक प्रोटीन की खोज की थी जिसका नाम रिसस नामक बंदर में था, तो उसको रख दिया RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर लगभग 80% मनुष्यों के अंदर मिलता है। अब एक चीज़ जानते रहिएगा, यह RH जो प्रोटीन है जिन मनुष्यों के अंदर मिलेगा उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोला जाएगा, मतलब वो ब्लड ग्रुप उसमें है, और जिसमें नहीं मिलेगा उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है, RH प्रोटीन मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। और अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके अंदर RH प्रोटीन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। तो ये जो आप नेगेटिव पॉजिटिव का फार्मूला पढ़ते हो ब्लड ग्रुप में, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, तो ये सब आता है इसी फैक्टर की वजह से, जिसमें खोजा गया था, एक बंदर में खोजा गया था। किसने खोजा था? लैंड स्टीनर ने ही खोजा था 1930-31 के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है। हम जो समझाना चाहते हैं आप जरूर समझे होंगे। और यहाँ से ये टेस्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट के टेस्ट में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे और आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो लोग इस पर परमानेंट देखते हैं वो इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कुछ जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।